सवाल ये है कि देश की राजधानी अगर महफूज नहीं है और देश की राजधानी में अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो मजलिस एक ज़िम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमारे लिए इस घटना को हम इस तरह से देखते हैं कि दिल्ली का कोई भी वर्ग किसी भी एरिया में आखिर इस तरह के बदमाशों का शिकार क्यों हो। क्या तमीम के जो चीफ हैं दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, यही चीज़ किसी और धर्म के लोगों के साथ होता है तो क्या आप वहां पहुंचोगे? क्या ये मुसलमानों की पार्टी है या AIM? नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं अल लिम्रा न्यूज़। और हमारे साथ AIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीम उल हफीज़ साहब जी मौजूद है और हम जा रहे हैं अभी यमुना विहार की तरफ से, जहां पर यमुना विहार में जो पीड़ित के साथ जो दुर्घटना हुई है उनके बारे में कुछ जो हमारे AIM के जो चीफ हैं वो बताएंगे। सर, हमें एक बात बताओ कि आप जा रहे हो तो आप किस तरीके से इसे पॉलिटिकल मुद्दा के हिसाब से देख रहे हो कि कौन सा प्रेशर पड़ा है जो आप वहाँ जा रहे हो? ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक दुर्घटना है जो कुछ लोगों ने, संघी जो विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने मिल कर के एक मुस्लिम परिवार के घर हमला कर दिया और उसमें एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि कौन बच्चा है, कौन लेडी है, कौन जेंट्स हैं, जो मिला उन्होंने उसको मारा। तो सवाल ये है कि देश की राजधानी अगर महफूज नहीं है और देश की राजधानी में अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो मजलिस एक ज़िम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो समझती है कि एक तो इस घटना की मजम्मत की जाए, दूसरा जो पीड़ित है उससे मिला जाए, उसका हाल पूछा जाए कि आखिर वो किस तकलीफ़ में है, अगर हम उससे कुछ काम आ सकते हैं, उसका दुख बांट सकते हैं तो दुख बांटा जाए। इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वहाँ के पॉलिटिकल जो अभी जो सत्ता में है, जो MLA हैं वहाँ के, वो वहाँ पर उनके लिए कारगर नहीं हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जहाँ आप अभी जा रहे हो मिलने, तो उसके बारे में क्या राय होगी आपकी? नहीं, वो एरिया आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और MLA और मंत्री गोपाल राय जी का है, और जिस तरह से हमें पता चला है कि उनमें हमला करने वालों में गोपाल राय जी के लोग हैं और कुछ लोग मनोज तिवारी जी जो वहाँ के BJP के सांसद हैं उनके समर्थक हैं। तो देखना अब ये है कि ये दोनों पार्टियाँ मिल कर के अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही हैं। क्या कमज़ोर लोगों को जीने का हक़ नहीं बचा है? यही जानने के लिए, यही हाल पूछने के लिए आज हम वहाँ जा रहे हैं। हमें ये उम्मीद है कि हमें सही बात पता चलेगी और हम फिर एक आम आवाम को अपनी मजलिस की तरफ से ये बताने में सक्षम होंगे कि आखिर किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह का आतंक इन दोनों लोगों ने मचाया हुआ है और क्यों। आखिर अभी 1 साल भी नहीं हुआ है दंगा हुए हुए और काफ़ी वहाँ बड़े लेवल पर नुकसान हुआ था। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनकी दुकानें जलाई गई, उनके घर लूट लिए गए, उन्हें जानों से हाथ धोना पड़ा। तो इतने कम वक्त में दोबारा से ये पुलिस का इनेक्शन क्यों? क्योंकि अभी हमें ये भी सुनने में आया है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ दोनों तरफ से मामला दोनों तरफ से दर्ज करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है और पुलिस ने दबाव बनाया है दोनों पे। लेकिन हमारे लिए इस घटना को हम इस तरह से देखते हैं कि दिल्ली का कोई भी वर्ग किसी भी एरिया में आखिर इस तरह के बदमाशों का शिकार क्यों हो। तो आज ये हमारा मुद्दा है, देखते हैं अभी वहाँ जाके क्या मिलता है, फिर हम आपको बताएं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो सत्ता में है, जैसे यहाँ पर MLA जो हैं गोपाल राय जी और जो BJP के जो सांसद हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? एक दिल्ली प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो है AIM की, तो उनका क्या योगदान रहेगा उन पीड़ित परिवारों के लिए? हमारी पहले तो यही डिमांड है कि तुम उन गोपाल राय जी को इस मुद्दे को देखना चाहिए पर्सनल, ये उनके क्षेत्र का मामला है और
उनको इसके पुलिस पे दबाव बनाना चाहिए कि भाई जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसा मुझे पता चला है कार्रवाई हो नहीं रही है, तो एक तो हमारा उनसे ये मुतालबा। दूसरा, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसने तो उसका संज्ञान ले लिया और उसने रिपोर्ट मंगा ली थाने से, लेकिन जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग है जिसका चेयरमैन वहीं उसी एरिया में रहता है, वो अभी तक उनसे मिलने नहीं गया है। और जो इनके जो MLAs हैं आम आदमी पार्टी के जो जिम्मेदार हैं वो उनसे मिलने नहीं गए पीड़ित से। तो हमारा मानना ये है कि कोई भी शख्स चाहे वो किसी वर्ग का हो, अगर वो पीड़ित है तो सरकारों को या जो पब्लिक के लिए जो नुमाइंदे चुने हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ खड़े हों और उसे न्याय दिलाएं। तो अभी चलते हैं, पल पल की रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे। अक्षरधाम से अभी हमारी जो काफिला है दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट AIMIM के, वो अभी निकल रहा है और जल्द से जल्द हम यमुना विहार पहुंचने वाले हैं, तो हम आपको पल पल की अपडेट देते जाएंगे। सर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं OBC जी, उनका माइनॉरिटी और कुछ सवाल है हमारा उनके लिए, और आपका दिल्ली प्रेसिडेंट होने के नाते क्या ये मुसलमानों की पार्टी है या नहीं, ऐसा नहीं है। हम तमाम दबे कुचले वर्ग और दलित अल्पसंख्यक सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि इस वक्त मुसलमान उन सबसे ज़्यादा दबे कुचले हैं, सबसे ज़्यादा हाशिए पे चले गए हैं, परेशान हाल हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, कोई सारी पार्टियां उनका इस्तेसाल कर रही हैं। इसलिए हम जो है वो मुसलमानों की बात उठाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन सच बात यह है कि हम सबकी बात उठाते हैं। और दिल्ली में तो हमने ये तय किया है कि जो नेचुरल एलाइज हैं यहाँ पे, जो दबा कुचला वर्ग है, वो मुस्लिम, दलित, सिख और ईसाई, ये चारों लोग मिलते के अच्छी खासी बड़ी पॉपुलेशन बनते हैं दिल्ली की। और कांग्रेस, BJP और आम आदमी पार्टी तीनों ने इनको इस्तेसाल किया है, इनको आइसोलेट किया है, इनको हाशिए पे पहुंचाया है। कुछ इनकी बात, इनका सिर्फ वोट तो लिया है लेकिन इनका कोई काम नहीं किया है। तो AIMIM इन तीनों वर्ग पे काम कर रही है और बहुत जल्द आप लोगों को दिखाई देगा कि हमारे प्रोग्राम्स इन तीनों वर्गों के लिए मंजर आम पर आएंगे। लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इल्ज़ाम है AIMIM पे कि बीजेपी की भी टीम है, पर आपका क्या कहना है? बस 2-3 मिनट में देखिए, ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज़ हैं उनके द्वारा बनाया हुआ झूठा प्रचार है ये, लेकिन जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये बिहार में भी बनाया गया और जगह भी बनाया गया है, सब इसको जनता सब समझ चुकी है। सवाल ये है कि 7 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास हैं, 3 MCT बीजेपी के पास हैं, तो क्या मजलिस ने इनको जिता दिया? यहाँ पे मजलिस तो चुनाव लड़ी नहीं, तो आखिर ये सब कैसे जीत गए? विधानसभा में सारी सीटें, एक तरह से 90% सीटें आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो क्या हुआ? मजलिस ने जिताया उनको। ये सब झूठा प्रचार है। जो भी जीतता है वो अपनी खूबियों से जीतता है, अपनी कोशिशों से जीतता है, हारता है तो अपनी कमियों की वजह से हारता है। अब क्या मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं है संविधान में कि वो अपनी भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ें और क्या सियासत में अपनी सियासत करें? तो अब मजलिस आई है, मजलिस इस पूरे सियासी निज़ाम में, जमहूरी निज़ाम में अपना कानूनी हक़ जो उसको संविधान ने दिया है वो हासिल करना चाहती है। वो अपना इलेक्शन, उसका अपना एक तरीक़ा है काम करने का और चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़ेगी। लोग इस तरह की बात कहते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सर, हमने एक सवाल है मेरा, 2014 में हमने मॉडल गुजरात का बहुत नाम सुना था, तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, मॉडल गुजरात की तो हवा निकल गई, तो कुछ भी नहीं था वो। देखिए, गुजरात में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हर आंकड़े में सबसे नीचे चला गया है। कोरोना के दौरान वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई और बर्बाद हो गए वो पूरा। एक चीज़ और भी सुन रहे हैं कि हैदराबाद मॉडल, एक्चुअली हैदराबाद जो मॉडल है वो है कि नज़र ही नहीं आया मेट्रो स्टेशन पे। देखिए, हैदराबाद मॉडल एक वो विकास का सुव्यवस्थित मॉडल है जिसके थ्रू सन 58 से मजलिस उस पर काम कर रही है और हैदराबाद की ऐसी खिदमत कर रही है कि आज तक 63 साल तक हैदराबाद में जो मजलिस का मुकाम है वो कम नहीं हुआ कहीं भी नहीं था पीछे और ना वो कम होगा, क्योंकि वो खिदमतें करते हैं और खिदमत भी वो बुनियादी चीज़ों पे करते हैं, 2-4 मिनट सेहत पे करते हैं, तालीम पे करते हैं, लोगों के रोज़गार पे करते हैं। इसी वजह से
वहाँ के हमारे जो मजलिस के एमएलएज की जो सीट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। जो लोकसभा की सीट है हमारी मजलिस की 83 से, वो एज इट इज़ है। डेमोग्राफी, दिल्ली की ज्योग्राफी, यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ की ज़बान हैदराबाद से बहुत मिलती है। और अगर वो मॉडल हम जब यहाँ पे लाएंगे तो बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा वो। और दिल्ली की जनता ख़ास तौर से जो स्लम और जो अनथराइज कॉलोनी में रहती है वो बहुत परेशान है, पानी के लिए परेशान है, वो जो आपने रोड के लिए परेशान है, वो शिक्षा के लिए परेशान है, स्वास्थ्य के लिए तो आपने कोरोना में देख ही लिया। तो अगर हैदराबाद मॉडल यहाँ पे लागू होता है तो इन जो गरीब और जो पिछड़े इलाके हैं इनका भला होगा और इनकी सारी समस्याएं इससे दूर होंगी। आप प्रदेश अध्यक्ष हो, मैं ये पूछना चाहूँगा कि AMIM की जो प्लान्स है दिल्ली में माइनॉरिटीज़ को लेकर, खासकर मुसलमानों के उत्थान के लिए है। जी हाँ, उसके हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है और वो प्रोग्राम हमारा ये है, सबसे पहले तो इनकी तमाम जो इनके इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं जो माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से बने हैं, पहले तो उनके बारे में हम उनको एक्टिव करेंगे। उनके में जो धांधलियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, जो सुस्ती है, जो काहली है, जो सरकार उसे नज़रअंदाज कर रही है, पहले तो उसको हम दूर कराएंगे ताकि वो सारे इदारे अपना काम करना शुरू करें। दूसरा, जो इन इलाकों में तालीम का निज़ाम गड़बड़ाया हुआ है, ये जो आम आदमी पार्टी बहुत ढंढोरा पीटती है अपने शिक्षा का, ये इसकी शिक्षा का जो मॉडल है ये सिर्फ उन लोगों में उन जगहों पर है जहाँ स्कूल मौजूद हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उन्हीं की कैपेसिटी बढ़ाई है इन्होंने, उन्हीं की क्वालिटी को इन्हांस किया है। लेकिन जो इलाके जहाँ स्कूल ही मौजूद नहीं है वहाँ इनके पास कुछ नहीं है। तो हम मॉडल लेकर आएंगे उन इलाकों में जहाँ स्कूल मौजूद नहीं है, वहाँ स्कूल कैसे बनाए जाएँ और उनकी शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर कराया जाए। तो तीसरा हमारा है उनके लिए स्वास्थ्य का। ये जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाई चलाई, बहुत इसका ढंढोरा पीटा, हज़ारों करोड़ रुपए इन्होंने फ़ोटो छपवाने में और अपना पोस्टर लगाने में लगाए, इन सब की सब पोल खुल गई। और ये भी वही दिल्ली के स्कूलों की तरह हाल है कि ये बहुत ही जो उनके सिलेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हैं, जो अनथराइज एरिया है, जो गरीब एरिया जहाँ वाकई ज़रूरत है वहाँ नहीं है, तो वहाँ कैसे पहुँचे हम उस पर काम करेंगे। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, इस पर हम काम करेंगे और हमारा पूरा प्रोग्राम है। ये जो केजरीवाल सरकार जो कहती है कि हमने स्कूलों पर काम किया है, अस्पतालों पर काम किया है, इस कोरोना के वेव में वो असफल रही है, तो उस पर क्या कहना है? तो उस पर तो यही कहना है कि जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने छला लाशों के अंबार और कब्रिस्तान और शमशान घाटों पे जो लाशों की कतारें आपने देखी, वो इतनी भयावह थी कि जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और ये कुछ भी कर ले, अभी इलेक्शन आने दीजिए, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ही पता चलता है कि जनता ने इनको क्या सबक सिखाया। ना बीजेपी को माफ़ करेगी ना आम आदमी पार्टी को माफ़ करेगी। दोनों ने सरकारों के साथ आम जनता के साथ छलावा किया और उनको नुकसान पहुंचाया और कोई सेकंड वेव की तैयारी नहीं की। अब ये ज़रूर हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं और हम इस पर ये मांग भी कर रहे हैं आपके इसके थ्रू कि भाई सरकार कम से कम तीसरी वेव की तैयारी कर ले, ताकि अब जो अंदेशा जताया जा रहा है कि ये शायद वेव बच्चों को असरअंदाज हो, वो ना। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AMIM के, तो अभी हम चाह रहे हैं यमुना विहार की तरफ और पीड़ित से मिलने, और वहाँ से आपको हम लाइव जुड़कर बताएंगे। और आप देख रहे हैं अल इमरा न्यूज़। और कलीम उल हफीज़ साहब जो हैं अभी पीड़ित के घर पे पहुँच चुके हैं जो यमुना विहार में है, और उनसे मुलाकात करेंगे और उनका दुख और दर्द बांटने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ की, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी वो घर के बाहर खड़े हैं और कैमरामैन से चाहूँगा कि आप सामने जाकर आप एक फुटेज ले, और उनके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कलीम उल हफीज़ साहब घर के अंदर, पीड़ित के घर के अंदर जा रहे हैं। और आगे जाओ, और पीड़ित से बात करेंगे, उनका दुख और दर्द दोनों बांटेंगे। और इस तरीके से वीडियो नहीं बंद करा।
अभी दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट AIM के जो पीड़ित के घर गए थे यमुना विहार, उनसे क्या बात हुई हम जानेंगे। सर क्या बात हुई सर, पीड़ित ने क्या बोला, क्या मसला था ये पूरा, अब ज़रा दर्शकों को समझाइए। पीड़ित ने यही बताया हमें कि भाई उनके यहाँ कुछ लोग आए और बहुत एक साथ उनके घर पे धावा बोल दिया और 11 लोगों को उनके घायल कर दिया। और जो वो चाहते हैं पुलिस से कि भाई वो कार्रवाई हो अपराधियों के ख़िलाफ़, वो अभी अब कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वो अब हम भी बात करेंगे कमिश्नर से कि भाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं कर रहे इस पर कार्रवाई। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अपराध है कि किसी के घर पे धावा बोल देना और एक साथ बच्चों को, औरतों को और मर्दों को सबको मारना, ये किसी सभ्य सोसाइटी में या दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इसी पे अच्छी बात हुई और चूँकि उन्होंने अपना दर्द बयान किया, हमने उनको सुना कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सच बात यही है कि जो इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गोपाल राय, उनकी जिम्मेदारी है कि वो थाने पे दबाव बनाएं और थाना जो है वो प्रॉपर काम करे और जो रियल जो कल्प्रिट हैं वो जल्द से जल्द बुक हों। और वो चूँकि पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इसको क्रॉस केस बना दिया जाए, वो क्रॉस केस में है कि साहब ये झगड़ा हुआ और दोनों ने कुछ किया, जबकि ऐसा नहीं था। सच्चाई ये है कि वो लोग तो जो गार्ड के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे लोग, उनसे उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि गार्ड को क्यों आप इससे परेशान कर रहे हो, उससे बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो। इसी बात पे उन लोगों ने, वो लोग आ गए और उनके पूरा घर पे चढ़ गए और चढ़ाई करके उनका ये हाल कर दिया। तो ये तो एक तरह से एक बड़ा मामला है जो पुलिस को इसको संगीन धाराओं के अंदर अपराधियों को बंद करना चाहिए। मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे, आपको क्या लगता है कि इस मामले को पॉलिटिकल मुद्दा दिया जा रहा है क्या? पॉलिटिकल मुद्दे की बात नहीं है। देखिए, जमहूरी निज़ाम में अगर इंसाफ नहीं मिलता है किसी भी हादसे का, तो वो जो सियासी जमात होती हैं वो आगे आती हैं, वो बाकायदा डिमांड करती हैं कि क्यों नहीं मिल रहा अभी इस में। अगर पुलिस टाइम पे FIR कर लेती, टाइम पे कल्प्रिट को पकड़ के बंद कर देती तो नहीं बनता, कोई भी नहीं बात करता। जब पुलिस की ढिलाई होगी तो फिर मजबूरन और ऑटोमेटिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आएंगी, वो मुद्दा उठाएंगी। आज हम क्यों आए यहाँ पे मिलने के? एक तो इसलिए आए कि भाई वो पीड़ित हैं, दूसरा इसलिए भी हम आए हैं कि भाई उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है। तो पता चला कि नाइंसाफ़ी हो रही है, तब पुलिस वो काम नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम बनाया जाए, लेकिन पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई तो की जाए। जो उनकी चोटें लगी हैं, उनकी बाकायदा मेडिकल हुआ है, तो चोटें कैसे लग गई होंगी? किसी ने तो मारा उनको, जिसने मारा वो उसको जेल के पीछे डाला जाना चाहिए। लेकिन जब पुलिस FIR ही नहीं करेगी, बुक नहीं करेगी, तो कैसे पीछे जाएंगे? तो ये एक मुद्दा है। इसलिए ये जब अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो ये सियासी भी रहेगा और समाजी भी रहेगा और ये एक तरह से सरकारों पे प्रश्न चिन्ह भी लगाता रहेगा। और एक और सवाल सर, क्या AIM के जो चीफ हैं, दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, यही चीज़ किसी और धर्म के लोगों के साथ होता है तो क्या आप वहाँ पहुँचोगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। हम सब जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी हमें मौका पता लगेगा, जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ हम पहुँचेंगे। तो ये थे हमारे साथ AIM के चीफ, जो पीड़ित के घर जाकर उनके साथ अपना दर्द बांटे हैं, उनका दर्द बांटे हैं। और उन्होंने ये बोला है कि यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे बात करेंगे। तो ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अल लिम्रा न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।